अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है जो कि मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। सो हम भी ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है एंड दिस इज आवर सेकंड यूनिट which is primary health care. So before I start, I would like to address some concerns of students. तो ऑब्वियसली हमारी पिछली क्लासेस नहीं हो सकी हैं। कोई ऑथेंटिक रीजन था, उस वजह से नहीं हो सकी। तो बजाय इसके कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, आई थॉट कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूं ताकि आप लोग इजीली इसको कभी भी प्ले कर सकें, और आपको अगर ड्यूरिंग मिड टर्म्स या फाइनल टर्म्स भी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आपके पास यूनिट 2 का एक रिकॉर्डेड लेक्चर हो। क्योंकि हमारी फिजिकल क्लास नहीं हो सकी है, तो आई थॉट कि ये मैं आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर दूं। क्योंकि हम टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम अभी भी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा भी आई थिंक ट्यूसडे को है, तो उसमें ट्यूसडे को आपका यूनिट 2 का टेस्ट होगा। जैसे हमने यूनिट 1 का लिया था, इसी तरह आपकी साथ साथ प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्योंकि कमिंग ये आई थिंक जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों के मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स हो सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, अपने माइंड को, अपने दिल को तैयार रखें कि आप लोगों ने एग्जाम्स देने हैं। और मिड टर्म्स को सोच के तैयारी नहीं करनी है, आप लोगों ने फाइनल टर्म्स सोच के ही तैयारी करनी है, ताकि आपको फाइनल्स में इस ज्यादा इस पे टाइम ना देना पड़े। और बेशक इस सब्जेक्ट पे भी आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि और बहुत ज्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े ज्यादा इससे मुश्किल है। और ये पहले तो ये कि ऑब्वियसली सेक्शन ए के साथ मेरी क्लासेस हुई हैं, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्टर था और उनका यूनिट 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बट सेक्शन बी के साथ मेरी क्लासेस नहीं हो सकी किसी रीज़न की वजह से। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि ये उनके लिए ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं सेक्शन बी ए को ऐसे ही छोड़ दूंगी, मेरे लिए सब इक्वल है और उनके लिए भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, ताकि उनको भी अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा स्टूडेंट जो एब्सेंट रहा है या क्लास में नहीं आ सका किसी रीजन की वजह से और उसने लेक्चर नहीं अटेंड किया, तो ये उनके लिए भी एक फिजिबिलिटी है कि वो इसको सुन सकते हैं। तो ये दोनों सेक्शंस के लिए है और मैं आप दोनों के साथ ये शेयर कर दूंगी। और सेकंड मेरी ये प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मैंने आपके साथ सर कामिल का नंबर शेयर किया था। और अगर वो नहीं आपको, मतलब ऐसे आप समझ रहे हैं कि आपने उनसे बुक्स नहीं खरीदनी है, तो आपके साथ यूनिवर्सिटी वालों ने जॉन साहब का भी नंबर शेयर किया था। तो जो बुक मैंने रेकमेंड किया है, काइंडली अगर आप वो खरीद लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी भी हो जाएगी। अगर हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं भी होता तो हम उन बुक से पढ़ सकते हैं। तो बेशक आप सब बच्चे बुक्स ना खरीदें, दो चार बच्चे या ग्रुप्स ऐसे बना लें और एक ग्रुप में एक बुक भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है, लाइट का इशू है या कोई भी और इशू हो सकता है, तो वो चीज़ें नहीं है, लैपटॉप भी नहीं हो सकता, कभी इस तरह का भी इशू बन सकता है, तो हमारे पास बुक हो सकती है, तो बुक से हम पढ़ सकते हैं। और वो बहुत एक इजी स्टेप भी है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपके पास बुक है और हैंड रिटन आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। तो प्लीज इस चीज पे खास तौर पे ध्यान दें और अपनी बुक्स एज सुन एज पॉसिबल आप बाई कर लें। तो कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, आज का जो हमारा यूनिट है वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो यूनिट 1 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला हमारा यूनिट है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर, दीज आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मैंने आपको बुक खरीदने को बोला है उसमें भी एज इट इज लिखे हुए हैं, और उसमें ये सब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको मिल भी जाएंगे विद डिटेल्ड आंसर। तो पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन एल्मा एटा डिक्लेरेशन, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड, डिफाइन प्राइमरी केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, describe the five basic principles of primary health care, explain the elements of primary health care in relation to health, and discuss application of primary health care in Pakistan. Uh, hmm.
फर्स्ट वन इज हेल्थ फॉर ऑल। ये जो एक हेल्थ फॉर ऑल है, ये एल्माटा की जो डिक्लेरेशन थी, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, हेल्थ फॉर ऑल। क्योंकि ये एक ऐसा उनके पास टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक था, जो कि जितने भी एज ग्रुप था, जितने भी लोग थे, पॉपुलेशन थी कम्युनिटी में, उन सब के ऊपर इसको हम एप्लीकेबल कर सकते थे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इससे हम उनको खत्म कर सकते थे। तो हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है, अभी हम ये पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब क्या है हेल्थ फॉर ऑल का, और इसको हेल्थ फॉर ऑल कहा क्यों गया है। हेल्थ फॉर इसलिए कहा गया है, हेल्थ फॉर ऑल मीन्स दैट हेल्थ इज टू बी bought within the reach of everyone in a given country। मतलब अगर आप कहीं किसी भी कंट्री में रह रहे हो, या जिस भी जगह पे आप मौजूद होते हो, ठीक है, और जिस जगह पे ये एक कंपेन की जा रही होती है, या जो भी कोई एजेंसी होती है जो इस पे काम कर रही होती है, या जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया होता है, उनका यही मकसद था कि जो हेल्थ है हर एक की रीच में हो, हर एक के उसको फिजिबिलिटी उसको प्रोवाइड की जाए, कि जो हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हर एक को मिले। ऐसा ना हो कि कोई बंदा यहाँ मिस हो जाए, या कोई पॉपुलेशन, जिस भी कम्युनिटी में आप जाके इसको सर्व कर रहे हो, उसमें आप एक हिस्से को प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरा हिस्सा रह गया। नो, इसका मतलब यही है कि हेल्थ फॉर ऑल का मतलब सिंपल लफ्जों में अगर हम याद करें तो ये है कि वो जो आप हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अब हेल्थ की डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों ने सीख ली भी है यूनिट वन में। तो इसका मतलब यही है कि हेल्थ इट इज मेंट अ पर्सनल स्टेट ऑफ वेल बीइंग, नॉट जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। देखिए, हेल्थ फॉर ऑल में ही आपको उस वर्ड में ही समझ आ जाती है कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो हमने सबको देनी है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम जो एक इंसान है उसकी सिर्फ हम वेलबींग को ठीक करेंगे, कि अच्छा भाई वो ठीक हो जाए, और इस तरह से नहीं, हमने ऑन द होल उसको देखना, उसकी हमने इंटायर जितनी भी उसकी नीड है उसको सबको हमने फुलफिल करना है। चाहे वो इमोशनली एब्सेंट है, या उसको साइकोलॉजिकली किसी चीज की जरूरत है, फाइनेंशियली किसी हेल्प की जरूरत है, तो हम उसको हर एक एस्पेक्ट उसका हम देखेंगे, और हर एक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको डील करेंगे। अ स्टेट ऑफ हेल्थ दैट enables अ पर्सन टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। इसी चीज को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि हेल्थ का मतलब ये है कि हम एक जो इंसान है उसको ऐसा बनाए कि वो सोशली और इकोनॉमिकली बोथ, जो अगर अपनी वो लाइफ जो स्पेंड कर रहा है वो प्रोडक्टिव हो उसकी। नो, इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसकी हेल्थ को ठीक कर देंगे, और अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, और ये सब हेल्थ सर्विसेज में आ सकती हैं। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, अभी आगे हमने हेल्थ फॉर ऑल के ही आगे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और इन्होंने ना हर एक कॉन्सेप्ट में, हेल्थ फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाए थे, हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक लाइन में इन्होंने एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया और उसको एड्रेस किया है। जैसे कि इस वाले जो डेफिनेशन है इसमें उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल में क्या उन्होंने किसको एड्रेस किया, किस प्रॉब्लम को, कि जो हेल्थ है सर्विसेज है वो सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी गरीब को दे देंगे और अमीर बंदे को नहीं पूछेंगे कि वो तो अफोर्ड कर सकता है, नहीं। या ऐसा नहीं करेंगे कि जो अमीर इंसान है उसको हम दे देंगे और जो गरीब है उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं। इसमें हमने क्या करना है, सबको इक्वली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब जो हमारा सेकंड हेल्थ फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने क्या बताया, कि इम्प्लाइज द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल्स टू हेल्थ। मतलब जब हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके दरमियान अगर हमें कोई भी रुकावट आती है तो हमने उन प्रॉब्लम्स को भी एलिमिनेट करना है, और उसमें मेल न्यूट्रिशन, इग्नोरेंस, कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, अनहाइजीनिक हाउसिंग, हेल्थ, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे, और एड्रेस करने के बाद उनको एलिमिनेट करेंगे, एज वेल एज द सोल्यूशन ऑफ प्योरली मेडिकल प्रॉब्लम्स सच एज। मतलब इसी के साथ साथ उन चीज़ों को भी हमने प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करना जो मेडिकली है, जैसे कि लैक ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, बेड्स एंड ड्रग्स एंड वैक्सीन। मतलब अब ये तो नहीं है कि अगर हम किसी भी कम्युनिटी में या पॉपुलेशन में अगर हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो हम किसी भी बंदे को उठा के ले जाएंगे, नहीं। हमने इन चीज़ों को भी एड्रेस करना है कि हमारे पास प्रॉपर रेशियो होनी चाहिए डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स हमारे पास ऐसे मौजूद हों जहाँ पे बेड्स भी हों, ताकि अगर हम कम्युनिटी में जा रहे हैं विजिट करने या एजुकेशन प्रोवाइड करने, और अगर हमें वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जिनको हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है, और इसलिए हमारे पास हॉस्पिटल्स मौजूद होने चाहिए। और अगर हम पेशेंट्स
एडमिट करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंगली बेड टू पेशेंट रेशो भी होनी चाहिए। मतलब जितने हमारे पास पेशेंट है उनको हम अवेलेबिलिटी और सर्विसेज उसी तरह से प्रोवाइड कर सके। अगर अब हम ये कम्युनिटी में जा रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने, प्रिवेंशन करने या प्रमोशन करने, तो वहाँ पर ड्रग्स या वैक्सीन उसी के अकॉर्डिंगली वो भी मौजूद होनी चाहिए। तो हमने ये सारे ऑब्स्टेकल्स जो है ये कम्युनिटी लेवल पे हमने इनको भी डील करना है, और मेडिकल लेवल पे अगर हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं तो हमने इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास पूरी रिसोर्सेज हमारे पास भी पूरे मौजूद हों, कि हम जो चीज को एड्रेस करने जा रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं भी हैं या नहीं है। हम ऐसे ही खाली हाथ उठ के नहीं जा सकते। थर्ड, हेल्थ फॉर ऑल में उन्होंने बताया कि मीन्स दैट health should be regarded as an objective of economic development and not merely as one of the means of attaining it। मतलब हमारा हेल्थ फॉर ऑल का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने कम्युनिटी में जाना है और हमने इसको इसकी मार्केटिंग करनी है और हमने बस इसको ना कमाना ही है, मतलब इन अ नॉट इन अ बैड वे, बट इन सम वे। आप आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि कुछ लोग इस चीज को ना अपना एक जॉब बना लेते हैं कि हमने ये करना और हमने पैसे कमाने के, वो नो। हमने जिनको हम एजुकेशन या जिनको हम प्रिवेंशन या प्रमोशन करने जा रहे हैं हेल्थ की, हमने उनकी भी देखनी है कि उनके पास भी वो सोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। और हम अगर हम उनको एजुकेशन या उनकी हेल्थ की प्रमोशन या प्रिवेंशन करने जा रहे हैं तो हमारे पास भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, तो वो भी हमने देखना है। हेल्थ फॉर ऑल डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूड प्रोग्रेस इन अ मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ। ये कंटिन्यूड प्रोग्रेस होती है जिसमें हम मेडिकल लेवल पे भी ग्रो करते हैं और पब्लिक हेल्थ लेवल पे भी। द हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी accessible टू ऑल through primary health care in which basic medical help is available in every village, बेक्ड अप बाय रेफरल सर्विसेज टू मोर स्पेशलाइज्ड केयर। ठीक है, मतलब ये है कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो हर एक को अवेलेबल होनी चाहिए। जो प्राइमरी हेल्थ केयर का एक मोटिव है कि ये किस पे फोकस करता है, कि ये प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज कहाँ पे, कम्युनिटीज में। और इनकी डिमांड क्या होती है कि एसेसिबल होनी चाहिए, जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे मतलब हर एक की एक्सेस में होनी चाहिए, और हर एक के लिए अफोर्डेबल वो चीजें होनी चाहिए, और इक्विटेबल मैनर इसका होना चाहिए कि हम उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और इसका इसको और जो हमने भी सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि हमने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना है, या अगर हमने इस चीज को पूरा करना है अपनी जो हेल्थ फॉर ऑल के कंपोनेंट्स है, तो उसमें देखिए लिखा फर्स्ट लाइन पे लिखा है कि इम्यूनाइजेशन मस्ट सिमिलरली अचीव यूनिवर्सल कवरेज। अगर हम इम्यूनाइजेशन की मार्केटिंग करेंगे, इम्यूनाइजेशन पे एजुकेशन और प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे ना, अर्ली प्रिवेंशन, तो हमारे पास डिजीज रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और हमारे पास ये जो आ जाते हैं केसेस और इन्फेक्शंस जो हमारी कम्युनिटीज में ग्रो कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो इलिटरेट पीपल होते हैं, उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती, उनको इस बारे में एजुकेशन नहीं होती है, तो वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और कुछ लोग तो जानते बूझते हुए भी इसको इग्नोर करते हैं। तो अगर हमने उन चीजों को भी रिमूव करना है तो वो भी हमारे ये भी हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं। इनको हम रिमूव करेंगे तो हमारी बहुत ज्यादा मेडिकल केयर जो हमारा लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। हेल्थ फॉर ऑल इज दस अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट क्या होता है, कि ये एक बहुत सारी चीजों का मजमुआ होता है, और इसमें काफी सारी चीजें हैं जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और इन सब चीजों को अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो ये हमारे पास एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, और ये फर्स्ट लेवल होता है कि इसका एक इंसान का मतलब सॉरी एक इंडिविजुअल का, और जो कम्युनिटी में जाके जो लोग एजुकेशन या इस पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनके बीच में, पेशेंट टू कम्युनिटी पे जाके जो हेल्थ सिस्टम मतलब मैनेज करते हैं उन लोगों के बीच में, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप करता है। हेल्थ फॉर ऑल सच पीपल रिक्वायर्स अ होल न्यू वे ऑफ लाइफ एंड फ्रेश अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड देमसेल्व्स विद हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब यही था कि हमने इसमें लोगों को इस हद तक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि उनकी एक न्यू लाइफ शुरू हो सके, क्योंकि जो पहले से वो प्रैक्टिस करते आ रहे थे अनहाइजीनिक और बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो उसको हमने इम्प्रूव करना है। वो हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, जब हम उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, जब हम उनके उनको अवेलेबिलिटी देंगे, उनको असेस करेंगे कि उनके पास इन इन चीज़ों के एक्सेस है, वो यहाँ पे आके इन इन चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड ऑफ एलमेटा डिक्लेरेशन। इन 1960s to 1970s was for many developing countries an era of newly won independence,
From former colonial powers, this independence was accompanied by an enthusiasm to provide high standards healthcare, education, and other services for the people. Governments moved to establish teaching hospitals and medical nursing schools, often within the असिस्टेंस ऑफ डोनर नेशन। सिंपल मीन ये है कि 1960s और 1970s क्या था, वो एक ऐसा एरा था लोगों के लिए कि जब डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस उनको मिल गई थी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि उनके पास जो कॉलोनियल पावर थी वो रिमूव होना शुरू हो गई थी। कॉलोनियल पावर क्या होती है कि जब एक नेशन दूसरी नेशन पे हक जमा देती है, मतलब उसके ऊपर उसका पूरा पूरा हक होता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली फंक्शन करते हैं। तो जब कॉलोनियल पावर खत्म हो गई थी तो उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, और जब उनको इंडिपेंडेंस मिली तो वो अपने जो काम थे या उनकी जो स्टेट के सारे काम थे उनको वो खुद से करना शुरू हो गए। तो उन्होंने खुद से कैसे किया, दूसरी लोगों से हेल्प लेके, मतलब दूसरी सिटी से हेल्प लेके, दूसरी सिटी से डोनेशन लेके उन्होंने अपनी मेडिकल या हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव किया, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया, और उनकी जो उनका जो लाइफस्टाइल था वो बेटर हुआ। इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट मूव टू स्टेब्लिश टीचिंग हॉस्पिटल्स, और ये उन्होंने कैसे किया, जब उनको इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने अपना एक प्लान बनाया और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू किया कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है। और उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए ऑब्वियसली वो अभी न्यूली इंडिपेंडेंस उनको मिली है तो उनके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्होंने वो रिसोर्सेज को रिसीव करने के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने उनकी हेल्प करना शुरू की इन टर्म्स ऑफ डोनेशन। उन्होंने डोनेशन की तो फिर जो गवर्नमेंट थी, एक स्टेट या एक नेशन होती है, वो इस्टेब्लिश करती है किस तरह से, एक न्यू टीचिंग हॉस्पिटल्स बना के, ताकि जो लोग हैं वो एजुकेट हों और वो आगे से फर्दर दूसरे लोगों को एजुकेट करें। फिर मेडिकल और नर्सिंग स्कूल्स बनाए गए थे, और किसकी असिस्टेंस में, डोनर नेशंस के जरिए, मतलब हम दूसरे लोगों से हेल्प लेके। बाय द 70s में क्या हुआ था कि मॉर्बिडिटी और जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और वो क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा था, स्टिल बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास उस टाइम पे इतनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं थी, जो थी, और वो बहुत लिमिटेड एरियाज में हम प्रोवाइड करते थे, मतलब उसकी इतनी वास्ट एक्सेस नहीं था। तो 1970s में मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट स्टिल अभी बहुत ज़्यादा वीक था और इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था इन प्लेसेस वेयर पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस टू सर्विसेज। ऑलरेडी देखिए मैं बता चुकी हूँ कि मतलब हेल्थ सर्विसेज लोग प्रोवाइड करने जाते थे कम्युनिटी लेवल पे भी, पब्लिक हेल्थ लेवल पे भी, बट स्टिल बहुत सारी हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हो पाते थे उस टाइम पे कि हम पूरी इंटायर जो हमारी नेशन है हम उसके कोने कोने तक पहुंच सके। तो अगर हम उधर ही नहीं पहुंच सकते थे तो इस वजह से उसमें लैकिंग आई और हम उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमारा एक मोटिव है, हेल्थ फॉर ऑल। और इसमें एक मेजर पॉइंट ये भी है, कल्चरल बिलीव्स। और आज की सदी में भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके कल्चरल बिलीव्स जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो ऐसी एजुकेटेड जो हमारी थेरीज होती हैं उसके ऊपर स्टिल अभी बिलीव नहीं करती है, और उसकी वजह से भी जो हमारा मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट है अभी भी शायद वो मतलब उस तरह से उसका जो रेशियो है वो कम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ एक कल्चरल बैकवर्ड एरियाज जो हैं जिनके कल्चरल बिलीव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि सुपरस्टिशियस जिनके बिलीव्स हैं, जो ऐसी पुरानी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। Furthermore, developments such as oral rehydration solutions showed that early and appropriate interventions by careers and village volunteers and could avoid referral and admission to hospitals. इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट इसलिए इन्होंने की कि जैसे कि ये डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बैकवर्ड एरियाज में होता भी है, और ऐसे डिजीजेज हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनकी हम छोटी छोटी ऐसी डिजीजेज हैं जिनके ऊपर हम एजुकेट कर सकते हैं। जैसे अभी अपने पीछे पड़ा था इम्यूनाइजेशन कंट्रोल, हम इम्यूनाइजेशन की करवा सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं कि लोग अपने बच्चों को इम्यूनाइज करवाएं, जो वैक्सीन्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के लिए वो लगवाएं टाइमली, तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन और डिजीजेस से बच सकते हैं। इसी तरह इसमें भी बताया गया है कि जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस थे वो उन्होंने लोगों को जाके सजेस्ट किए, और इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, तो इस वजह से इसके लिए अर्ली और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस की गई, जिसकी वजह से जो रेफरल्स और एडमिशंस जो थे हॉस्पिटल्स में उनमें कमी आ गई, और इसकी वजह से क्या था, जो हेल्थ सर्विसेज से वो जो सॉरी हेल्थ आप एजुकेशन जाके आप देते हो वो इम्प्रूव हुई, और इस वजह से आपके जो पेशेंट रेशो था उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट है, बट स्टिल जो हमारा मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट था वो कम नहीं हो रहा था।
if combined with an effective organized vaccination program would address the major causes of the death। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे, एजुकेट करेंगे अपनी कम्युनिटी में जाके, तो बहुत ज़्यादा हमारा डिजीज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और हमारी जो डेथ की रेशियो है वो भी कम हो जाएगी। इन 1960s to 1970s, China, Tanzania, Sudan, and Venezuela initiated successful programs to deliver a basic but comprehensive program of primary healthcare services and covering the poor rural population. From these programs came the name of primary healthcare। अच्छा, अब इन्होंने ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका उन्होंने बताया कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका प्रोग्राम जो था ये कब इनिशिएट हुआ और इसका नाम कैसे बना। ये जो 4 कंट्रीज हैं इन्होंने मिलके इस प्रोग्राम को डिलीवर किया, और इसका जो पर्पस था वो ये था कि ये कॉम्प्रिहेंसिव, बेसिक बट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और इस प्रोग्राम को उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो इसमें उनका पर्पस क्या था कि जो पुअर रूरल पोल्यूशन है ना, सॉरी, पॉपुलेशन है, वहां पे जाके इन्होंने इस चीज को फुलफिल करना है। Papua New Guinea had a similar comprehensive program in place for some years। मतलब ये 4 कंट्रीज ने तो इस चीज पे काम किया ही किया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे वो फोकस करेंगे और इस पे काम करेंगे। बट ये जो इन्होंने भी सिमिलरली इस पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया था, कुछ साल तक इन्होंने भी उस पे काम किया था। ड्यूरिंग द 70s, a synthesis of these concepts was undertaken by the, मतलब जब 1970s का एरा आया तो जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स थे प्राइमरी हेल्थ केयर उसको उन्होंने ओवरटेक किया या अंडरटेक किया, किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनिसेफ ने, इन दोनों ने मिलकर इस पे काम किया। और इन दोनों ने जब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जो जो आ रही थी, स्टिल बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी आपने पीछे पड़ा है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की, बट स्टिल जो लैकिंग आ रही थी वो क्यों आ रही थी और उसके उसमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जिनको हम एड्रेस करेंगे और उनको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो उसमें ये था कि इन्होंने इट एड्रेसेस द नीड फॉर अ फंडामेंटल चेंज इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ। मतलब जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का डिलीवरेंस का एक जो सिस्टम था ना, कॉन्सेप्ट था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था, with an emphasis on equity access at affordable cost and emphasizing the prevention while still providing appropriate curative services। मतलब इन्होंने इन चीजों को एड्रेस किया और फिर उन्होंने emphasize किया कि हम प्रिवेंशन तो करेंगे डिजीज की या कम्युनिटी लेवल पे जाके, बट स्टिल हम इस तरह से उसकी प्रिवेंशन करें कि हम की अप्रोप्रिएट क्यूरेटिव सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें। और ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। अब जो डब्ल्यू है WHO और यूनिसेफ है उन्होंने जो एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, दिस वन, और उन्होंने इसको आगे फर्दर इम्प्रूव किया। उसका नाम क्या था, वो कब रखा गया था, और उसको किस तरह से आगे इसको फर्दर प्रोसेस किया गया, अभी हम वो पढ़ेंगे। इसकी फाउंडेशन क्या थी प्राइमरी हेल्थ केयर की? एलमाटा। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी फाउंडेशन उन्होंने बनाई एलमाटा। द डिक्लेरेशन ऑफ एलमाटा formally adopted primary health care as the means for providing a comprehensive, universal, equitable, and affordable healthcare services for all countries। अब ये मेरे पास एलमाटा डिक्लेरेशन जो थी वो कब आई और किस तरह वो बनी और उन्होंने कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर को अडॉप्ट किया और उस पर फर्दर काम किया और उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि वो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कर सकें कम्युनिटी लेवल पे जाके। दैलमेटा डिक्लेरेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या थे, पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट लेवल पे थी, ठीक है, और उसमें 134 कंट्रीज ने पार्ट लिया था और उसमें डिफरेंट एजेंसीज भी थी। इट वाज एनएनिमसली adopted by all the WHO members countries at Alma-Ata in the former Kazakh Soviet Republic in September 1978। तो 1978 में उन्होंने WHO के मेंबर्स ने एल्माटा डिक्लेरेशन को लिया था, अडॉप्ट किया था और उस पर काम शुरू किया था। लेकिन जो आपका फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था उसमें लिखा हुआ है कि आपने 2000 से लेके और बियॉन्ड उस तक इसका काम चलेगा। तो 1978 में सिर्फ उसकी फाउंडेशन रखी गई थी, उसको अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, उस पर काम करना शुरू किया, और ये जो काम करना शुरू किया था उसके बाद उसको हमने फॉलो किया था, मतलब प्लान एक्शन प्लान किया था। द प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल
साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड, इसमें अब सारे टर्म्स उन्होंने जो हमने आगे पढ़ने हैं वो ऐड कर दिए कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो एक एसेंशियल हेल्थ केयर है, और इसका जो ये किस चीज़ पे बेस्ड करती है, साइंटिफिकली साउंड है, मतलब साइंटिफिकली इसको प्रूव किया गया है, और सोशली एक्सेप्टेबल है, मतलब सोशली लेवल पे, सोशल लेवल पे इसको एक्सेप्टेबल मेथड्स इसके बनाए गए हैं, और टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होगी, मतलब जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो यूनिवर्सली हर एक के लिए एक्सेसिबल होगी टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, और हमने जो पार्टिसिपेशन है वो दोनों तरफ से पूरी करवानी है, मतलब जो जाके हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, और जिसको प्रोवाइड करें वो भी पार्टिसिपेट करेगा, एंड एट अ कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, और उस कॉस्ट पे उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो कम्युनिटी भी अफोर्ड कर सके, और जो जिनको हम जाके प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ केयर सर्विस वो भी अफोर्ड कर सकेंगे, टू मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रियलाइजेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट फॉर बोथ द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम, ऑब्वियसली जो हम जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कंट्री की हेल्थ ग्रोथ में भी और उसके हेल्थ सिस्टम की ग्रोथ में भी, ऑफ विच इज द सेंट्रल फंक्शन एंड मेन फोकस एंड ओवरऑल द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली एक फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है इंडिविजुअल का और उसकी फैमिली का और कम्युनिटी के बीच में। आगे यही बताया गया कि ये एलिमेंट्स और ये कंटिन्यू करते हैं हमारे हेल्थ केयर प्रोसेस को, और अच्छा इन वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने ये एज इट इज लिखने हैं तो ये आप नीचे ये भी लिखेंगे, एलमेटा डिक्लेरेशन 1978, और इस सन में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की थी, और उन्होंने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको एड्रेस किया था और उनके ऊपर एक्शन प्लान भी किया था। प्राइमरी हेल्थ केयर emphasized universal coverage of basic services such as education and methods and prevention। अब ये इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने किस किस चीज पे काम करना शुरू किया था, हर एक चीज उन्होंने आपको बता दिया। मतलब ये कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उन्होंने इमेजिन किया था, उन्होंने कंसीव किया था कि किस पॉसिबिलिटी तक या उसका आउटकम क्या हो सकता है और उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम ये चीजें इन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे। तो पहला था एजुकेशन ऑन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन जिस जिस तरह से हमने प्रोवाइड करनी है उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने किस तरह से उनको कंट्रोल करना है हेल्थ प्रॉब्लम्स को, उनकी प्रमोशन कैसे करनी है, एडिकेट सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन, इन सब चीजों पे काम किया था। मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ पे हमने काम, ये आपने सारी चीजें याद करनी, आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसने किस किस चीज पे काम किया था, उसने किन किन चीजों को कवर किया था। तो नंबर वन इज preventing and controlling prevailing health problem, these are the elements of primary health care। ठीक है, जब भी अगर कोई आया या मेथड्स आया कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के जिस पे उन्होंने काम किया था, तो नंबर वन पॉइंट इज methods are preventing and controlling प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमने उनको प्रिवेंट भी करना है और उनको कंट्रोल भी करना है। नंबर टू इज प्रमोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये आपने एज इट इज लिखने हैं, इसमें भी कोई भी आप एडिशन नहीं कर सकते भी किसी भी वर्ड का, ये सारे वर्ड एज इट इज लिखे जाते हैं, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रमोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिकेट सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन, maternal and child health including family planning and vaccination, prevention and control of locally endemic diseases, uh, next is appropriate treatment of common diseases and injuries, and provision of essential drugs. These are the points which were really very important. Please keep in mind that these are the methods of primary health care। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद करने हैं। The emphasis changed from the larger hospitals to that of community-based delivery of services with a balance of cost effective। ऑब्वियसली पुराने ज़माने में हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो एक जगह पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने होते थे वही थे, छोटे छोटे लेवल पे जो क्लिनिक्स और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इस टाइम पे उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें ऐसी चीज़ें या ऐसा रिसोर्सेज बनाने चाहिए जहाँ पे लोग इजीली उनके लिए एक्सेसिबल हो, जहाँ के कॉस्ट इफेक्टिवली जाके केयर वो रिसीव कर सकते हैं।
द अप्रोच वाज इंटरसेक्टरल। इंटरसेक्टरल होती है जिसमें कोलैबोरेशन होती है या कोऑर्डिनेशन होती है बिटवीन वेरियस सेक्टर्स। तो जैसे एक बड़ा हॉस्पिटल है या उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस भी हो सकती हैं, तो वो डिफरेंट सेक्टर्स को मतलब इन्वायरमेंट में जाके उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो उनको कॉम्प्लेक्स इश्यूज ना हो और वो इजीली एक्सेसिबल हो। इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसेज एंड वो ये स्कूल टीचर, वुमेन ग्रुप्स एंड यूथ ग्रुप, इसमें वही चीजें बता दी कि उन चीजों को एक्सेस किया और उन चीजों को किस तरह से उन्होंने आगे कंप्लीट किया, या किस तरह से उन्होंने आगे उसको अपना काम करना शुरू किया था कि हम एक बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक किस तरह से हम उन चीजों का एड्रेस करके प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकें। तो कम्युनिटी थॉट इट्स लीडर्स was to be involved in the planning and implementation of its own healthcare services through the community primary health communities, where Western trained doctors and nurses were not available. Village health workers were to be trained and used as a formal part of the healthcare system. Obviously जो बड़े लेवल पे एक डॉक्टर्स या नर्सेज होती हैं या ट्रेंड स्टाफ होता है, वो छोटे लेवल्स पे जाके नहीं करेगा। तो उस टाइम पे फिर ऐसे ट्रेनिंग्स बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए या नर्सिंग स्कूल्स बनाए गए कि जिसमें हम स्टाफ को ट्रेन करेंगे और उनको हम विलेज लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे हम उनको क्लिनिक्स में अपॉइंट करेंगे, ताकि वो हेल्थ सर्विसेज इजीली जाके उनको प्रोवाइड कर सके। नेशनल गवर्नमेंट थॉट द वर्ल्ड adopted primary healthcare as their official blueprint for total population coverage with essential primary healthcare services. Goals and targets were set for achieving। यही है कि जो WHO ने प्राइमरी हेल्थ केयर को अडॉप्ट किया था, वो उन्होंने इसलिए अडॉप्ट किया था कि वो अचीव कर सके हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर, मतलब 2000 का जो एक एरा था, उस टाइम तक वो इस चीज को, अपने इन गोल्स को या अपने ये जो मेथड्स अपने उन्हें पीछे प्राइमरी हेल्थ केयर पे पढ़े हैं, इन सब चीजों को एड्रेस करेंगे और इन सब चीजों को उस टाइम तक एलिमिनेट कर देंगे। तो ये गोल्स एंड टारगेट्स थे जो उन्होंने अचीव करने थे, कहाँ तक? बाय द ईयर 2000। सम ऑफ दीज गोल्स वर दैट। अब ये गोल्स है। पहले हमने पढ़े हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के मेथड्स, दीज आर दी मेथड्स। एंड नेक्स्ट वी हैव गोल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एट लीस्ट 5% ऑफ ग्रोस इंटरनेशनल प्रोडक्ट शुड बी स्पेंट ऑन हेल्थ। मतलब जो हमारा जो गवर्नमेंट लेवल पे एक उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं, तो उस पे 5% जो ग्रोस इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स थे, वो उन्होंने कहा था कि हेल्थ पे उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं। एटलीस्ट 90% ऑफ द चिल्ड्रन शुड हैव अ वेट फॉर एज दैट corresponds टू देयर रेफरेंस वैल्यूज। मतलब जो चिल्ड्रंस थे उनका जो वेट था उनकी एज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि डिजीजेस और इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ गए थे और डिहाइड्रेशन का भी जो दो टाइप्स होती है, मरासमस एंड क्वेशिकोर, ये फर्दर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर अभी मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगी, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे डिजीजेज या इन्फेक्शन थे जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कि जो बच्चों का वेट और उनकी हाइट था वो मैच नहीं कर रहा था। तो हमने इस चीज को भी एड्रेस करना था कि उनकी उनको हम इस तरह से एजुकेशन करें, उनकी इस तरह से डिजीज की प्रिवेंशन करें कि 90% ऑफ द चिल्ड्रन थी उनका जो वेट और एज का जो एक रेशो होता है वो इक्वली रहे। सेफ वाटर की हमने सप्लाई करनी थी, शुड बी अवेलेबल इन द होम्स विद इन द 15 मिनट्स। मतलब 15 मिनट में जो पानी, साफ पानी है, वो लोगों तक पहुंचे। जो वॉकिंग डिस्टेंस है एंड एडिकेट सैनिटरी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाए, शुड बी अवेलेबल इन द होम्स एंड इमीडिएट उनको अवेलेबिलिटी दी जाए। पीपल शुड हैव एक्सेस टू ट्रेन पर्सनल फॉर अटेंडिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड। वही है कि हमने क्लिनिक्स और जो छोटे छोटे लेवल पे हॉस्पिटल्स थे या क्लिनिक्स हमने ऐसे बनाए कि जो प्रेगनेंसी या के इश्यूज होते हैं या चाइल्ड बर्थ के जो इश्यूज थे उनको हम ट्रेन पर्सनल ऐसे उनको ट्रेन करेंगे, वो वहाँ पे जाके उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर सकेंगे। चाइल्ड केयर शुड बी अवेलेबल सॉरी अप टू एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एज। मतलब हमने ऐसी हेल्थ सर्विसेज बनानी है कि जहाँ पे 1 साल के जो एज के बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाए। So these were the goals of primary healthcare. Why we are going to achieve uh, primary healthcare? Why primary healthcare didn't achieve its goal? अच्छा, अब ऐसा क्या हुआ कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर था उन्होंने अपने गोल्स को अचीव नहीं किया? प्राइमरी हेल्थ केयर डिड नॉट अचीव इट्स गोल फॉर सेवरल रीजंस। और वो रीजंस क्या थे? इंक्लूडिंग द रिफ्यूजल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड पॉलिटिशियंस। ऑब्वियसली अगर हमने इकोनॉमिक अपनी डेवलपमेंट करनी है, जो कि हमने हेल्थ फॉर ऑल के सेकंड या थर्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो हमें डोनेशन चाहिए होगी, हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जब हमें वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो जो हमारे गोल्स या टारगेट्स या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे? तो वो चीजें नहीं हो पाई थी, इस वजह से जो गोल था प्राइमरी हेल्थ केयर का वो हम प्रॉपरली पूरे तरीके से उसको अचीव नहीं कर पाए।
प्राइमरी हेल्थ केयर, essential health care based on practical, scientifically sound. ये we have already discussed. We have already discussed this earlierly. Scientifically sound and socially acceptable methods and technology made universally accessible to, ये प्राइमरी हेल्थ केयर की प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपने एज इट इज याद करनी है। और ये अल्मेटा डिक्लेरेशन जो 1978 में की गई थी कॉन्फ्रेंस में, उस टाइम पे ये प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन को उन्होंने बनाया था। ये एज इट इज ही आपने लिखनी है कि हर एक चीज एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, इन सब चीजों के ऊपर ही हम इस चीज को बना सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज व्हेन अ पर्सन, प्राइमरी केयर, अब हमने जो हमारा सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि प्राइमरी केयर क्या होती है। प्राइमरी केयर इज व्हेन अ पर्सन मेक्स फर्स्ट कांटेक्ट विद द हेल्थ केयर सिस्टम। ये मतलब फर्स्ट कांटेक्ट होता है जब जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसका, और जिस पॉपुलेशन में जाके हम प्रोवाइड करते हैं उनका, लीडिंग टू अ डिसीजन रिगार्डिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व एनी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ, और जो भी कोई एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको हम एलिविएट करते हैं ये पॉपुलेशन, ये कम्युनिटी में जाकर। ये कौन करता है? हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करता है, और उस हेल्थ केयर सिस्टम में जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं। द प्रोवाइडर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर आर फिजिशियंस हो सकते हैं, नर्सेज प्रैक्टिशनर्स हो सकती हैं, नर्सेज इन नर्स मैनेज क्लिनिक्स हो सकती हैं, स्कूल्स एंड ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में भी। द फोकस इज ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड रूटीन के, वो ये कि हम इसको अर्ली डिटेक्ट करें और उसकी रूटीनली केयर उसको प्रोवाइड करें। अच्छा, these are the principles of primary health care. We have 5 principles of primary health care: equitable distribution, manpower development, community की participation, appropriate technology and multi-sectoral approach. So first one is equitable distribution. Equitable distribution में यही बताया गया है कि जो भी हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या जो भी हमने उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। मतलब हर एक को हमने इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना और हमने किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करना। द इनवर्स केयर रूल इज अ कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पीछे पढ़ा है। Inverse care rule. Inverse care rule is a concept in healthcare that was first articulated by जूलियन टूडोर हार्ट इन 1971। इसका मतलब क्या है कि ये रेफर करता है टू द पैराडॉक्स दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मेडिकल केयर टेंड टू वेरी इनवर्सली विद द नीड फॉर इट। मतलब इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस जिस फेज पे जिसको जिस जिस चीज की जरूरत है हमने उसी के अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है को कोई जिसको जरूर मतलब जैसे अमीर और गरीब है और अमीर बंदे को उस चीज की जरूरत नहीं है बट फिर भी हम उसी को देते जा रहे हैं, और हम जिसको जरूरत है हम उसको बिला वजह और जानबूझ के हम उसको निग्लेक्ट पे निग्लेक्ट ही करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर ठीक है, अगर अमीर बंदे को भी जरूरत है हम उसको भी देंगे, बट स्टिल हमने उन लोगों को निग्लेक्ट नहीं करना जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। इन अदर वर्ड्स, दोज हु मोस्ट नीड हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफन हैव द लीस्ट एक्सेस टू देम। सिंपल उन्होंने वही एक्सप्लेन कर दिया कि जिनको सबसे ज्यादा उन चीजों की जरूरत होती है उन्हीं को बहुत कम दी जाती है, क्योंकि ये हमारी एक इंसानी फितरत है कि हम जिसके पास ऑलरेडी होता है उसका एक ऑरा ऐसा बन जाता है, या उसका एक जब वो आता है या उसकी प्रेजेंस ही ऐसी होती है कि हम जो उसको जिसको नहीं जरूरत हम उसी को देते जाते हैं, और जिसको जरूरत होती है हम उसको बहुत कम देते हैं। तो हमने इक्विटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में इस चीज का ही ख्याल रखना होता है कि हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर एक को हेल्थ सर्विसेज उसके नीड के अकॉर्डिंगली हम दें उसको। First key principle in the primary healthcare ensure that individual with more compromised healthcare conditions will receive the more health services। मतलब जिसको ज्यादा जिसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है हम उसी को हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करें। आगे भी सिंपल वही लिखा गया। सो अगर इसमें दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होती है? इक्वल एक्सेस फॉर इक्वल नीड्स। मतलब हमने इक्वल एक्सेस और इक्वल नीड्स करनी है, ठीक है। इक्वल एक्सेस फॉर इक्वल नीड्स, जो जिसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली उसको हमने एक्सेस प्रोवाइड करना है। इक्वल रिसोर्सेज होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए, और इक्वल यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उन्हीं हेल्थ सर्विसेज की। मतलब इक्वली हमने उसको यूटिलाइज करना है। मतलब सिंपल इन टर्म्स अगर हम पढ़े तो इसका मतलब कि आपने ना उस बैलेंस को खराब नहीं करना, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर हम इधर से अगर इसको हम रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने इक्वली अमाउंट में हर एक चीज को प्रोवाइड करना है। वर्टिकल में क्या बताया कि अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इन
प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनइक्विटी। अगर हम अनइक्वली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें अनइक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हमने जस्टिफाई भी करना है कि हम इसको अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारा एक बंदा, अगर हम उसको सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें तो दूसरा निग्लेक्ट हो रहा है, और अगर हम निग्लेक्ट कर भी रहे हैं तो हमें उसका रीजन देने हैं, हमें उसको जस्टिफाई करना है। सेकंड वाला जो था वर्क फोर्स डेवलपमेंट, मैन पावर डेवलपमेंट। मैन पावर डेवलपमेंट में आ जाता है हेल्थ वर्क फोर्स डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर रिलाइज ऑन एडिक्वेट नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। मतलब अगर हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पर फिजिशियंस डॉक्टर्स जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, इक्वल अमाउंट में वापस हो, ताकि हम जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इक्वली भी हमको डील अप कर सके, इक्वली प्रोवाइड कर सके, और वहाँ पर उतने ही नर्सिंग पर्सनल या प्रोफेशनल पर्सनल होने चाहिए जो कि हमारे पास जाके कम्युनिटी में या इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट कर सके। कम्युनिटी ये ना हो कि जो पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो नर्स है वो एक है, तो फिर वो जो हम केयर प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा गोल या टारगेट है उस चीज को अचीव करने का, वो कभी भी हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, किसकी, इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज की, कम्युनिटीज की, इन सब की, और डिटरमिन्स बोथ कलेक्टिव नीड्स एंड प्रायोरिटीज। इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग अ हेल्थ प्रॉब्लम, मेक फॉर्म चॉइसेस ऑब्जेक्टिव विद कम्युनिटी पार्टीज, कम्युनिटी प्रायोरिटीज। यूनिवर्सल कवरेज कैन नॉट बी अचीव विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। ऑब्वियसली हर एक को, दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है किसका, इंडिविजुअल का और कम्युनिटी का या पॉपुलेशन का। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो ही हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज अगर एक भी हिस्सा नहीं लेगा तो दूसरी तरफ उस मैसेज को डिलीवर करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज रही हूँ, तो अगर आप लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनेंगे ही नहीं, इसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है, और जो मैं मेरा गोल या मेरा टारगेट है वो उस लेवल पे अचीवमेंट मुझे नहीं मिलेगी। प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं अपनी कि हमने हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्लान कर की है उसको, हमने उसका एक्शन प्लान कैसे बनाना है, उसको हम किस तरह से करेंगे। प्लानिंग टुगेदर, हमने सब ने मिलके एक साथ प्लानिंग करनी है, मतलब एक कोलैबोरेटिवली हमने काम करना है। फिर उसके बाद हम, जैसे हम एनसीवी बनाते हैं ना, सेम एज इट इज है कि हमने एक सोची चीज, फिर हमने उन चीजों को एड्रेस किया, फिर हमने उसका प्लान किया, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने एंड में उसको हमने इवेल्युएट भी करना है कि हमने जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसकी इवेल्युएशन क्या है, उसका आउटकम हमारे पास क्या निकला है, क्या हमारे पास कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स थे या कुछ ऐसे बैड पॉइंट्स थे कि जहाँ भी हमें काम करने की जरूरत है, स्टिल वी नीड इम्प्रूवमेंट। इसमें भी वही आपके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया, सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास एक टर्म आ जाती है, प्री रिक्विजिटीज फॉर इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इनका मतलब होता है कि जो कंडीशंस है, रिक्वायर्ड कंडीशंस है या क्वालिफिकेशंस है, या फिर हम इनको एक्शंस भी कह सकते हैं, जो कि मस्ट, जो मतलब जैसे जो हमने एक्शन प्लान किए हैं ना, गोल्स, उनके कुछ गोल्स होते हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, वो, और हमने उनको इस हद तक कंप्लीट करना है कि बिफोर एनीथिंग कैन हैपन। तो इसमें कि उनके प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर पॉलिसीज ऐसी डेवलप होनी चाहिए, वहाँ पर जो प्रोग्राम हो वो अच्छे से उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए कमेटी की। कि इसमें आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि आप पेशेंट, आप आपके पास एक पेशेंट आया, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर आपके पास एक्शन प्लान ही नहीं आपका अच्छा है, और आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वही अच्छे नहीं है, तो आप उस चीज़ को किस तरह से फुलफिल करोगे, मतलब। और इसका भी मैंने आपको बताया कि हमने ऐसे, इसका मतलब हमने ऐसे एक्शन करना है कि जो भी गोल या हमारा जो भी एक टारगेट है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे पहले कि उसकी हेल्थ और ज्यादा डिटोरिएट हो जाए, मतलब और ज्यादा खराब हो जाए, तो इसलिए हमने पूरी चीजों को एक अच्छे से एक्शन प्लान बना के और अपना पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बनाना है कि हमने उन चीजों को किस तरह से एलिविएट करना है, और उनको जब हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके फिर एट द एंड हम उसकी एक एवेल्युएशन भी करते हैं, जिसमें हम फर्दर डिसीजंस लेते हैं कि rather we need more discussion on this, or rather we need to improve more in this aspect और दैट एस्पेक्ट। तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट ऐसा था जहाँ पे आपने लैकिंग किया या जहाँ पे आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। डेवलपिंग फॉर्मल सिस्टम फॉर इंटरेक्शन डिस्कशन एंड डिबेट, वही है जो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इन सब चीजों पे आप जितना काम करेंगे उतनी आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव होंगी।
मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। जब हम एक प्लान करते हैं या हम एक चीज को प्लान आउट करते हैं, अगर हम गोल्स एंड टारगेट्स बनाते हैं तो उसको किस तरह से करना है, सबसे पहले हम लिस्ट आउट करेंगे डिफरेंट नेम जिस पे हमने काम करना है, जिसमें बताया गया कि डिफरेंट सेक्टर्स। तो अब हम कम्युनिटी लेवल पे जाके एजुकेशन प्रोवाइड करें तो हमने पहले डिफरेंट सेक्टर्स के नाम लिखने हैं, फिर हम एनजीओज को या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें डोनेशंस कर सकती हैं, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो है वो, या हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की वो अच्छे से हो सके, ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी कमेटीज के साथ, कि वो भी हमें सपोर्ट कर सके। फिर फॉर्मुलेट करेंगे कि हमारे पास जो टास्क की फोर्स है वो कैसे हमने जनरेट करनी है, हम उसको किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं। फिर हम उन एरियाज को हाईलाइट करेंगे या उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे कि जिस जिस जगह पे हमें काम करने की जरूरत है, या जिस जिस जगह पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन और एक पूरा मैप बनाते हैं कि हमने इस लेवल से लेके उस लेवल तक जाना है, और हर एक लेवल की अपने अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं। डिफिकल्टीज कौन सी ऐसी हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है? कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ वो जो हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे कल्चरल बिलीव्स होते हैं, वो भी ऑब्स्टेकल्स बनते हैं हमारी, मतलब रास्ते में रुकावटें बनते हैं कि हम अपने गोल को या टारगेट को अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर सकते हैं। तो कुछ डिफिकल्टीज होती हैं एजेंसीज। उसमें क्या आ सकता है कि agencies must be able to compromise and impose change on the normal working pattern। देखिए जब हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इवन अगर हमारा एक्शन प्लान बन भी गया है तो जब हम उस पर प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग वर्किंग फेज उसमें भी बहुत ज्यादा ऐसी चेंजेस आती हैं कि हमें अगर, लेकिन हमारे पास जो बैकग्राउंड हमारा वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हो कि ड्यूरिंग टाइम या ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हम उन चीजों को खत्म कर सकें। अच्छा, अब इसमें सिंपल ये बताया गया कि जो इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसएडवांटेजेस, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन इज द की प्रिंसिपल आउटलाइन बाय डब्ल्यूएचओ हेल्थ फॉर हैज टू बी अचीव। ये वही बस बता दिया गया कि डब्ल्यूएचओ ने इस चीज को अचीव किया। और इसकी क्या बुनियाद थी कि उन्होंने इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन की थी, हर सेक्टर ने मिलके एक दूसरे के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन की, और एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट जो था हमारा उसको अचीव किया, उसके गोल्स को, और एड्रेस किया था हमने किसको, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, मतलब टेक्नोलॉजी दैट इज साइंटिफिकली साउंड। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि साइंटिफिकली साउंड हो, मतलब साइंटिफिकली हमारे पास अवेलेबल हो, उसको अडेप्टेबल हो, वो लोकल नीड्स वो पूरी कर सके, और एक्सेसिबल हो। दोज हु अप्लाई इट एंड दोज फॉर whom इट इज टू बी यूज, मतलब जिनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनके लिए हम, जिनको हमने अप्लाई करना है। एंड इज मेंटेन बाय द पीपल, और वो लोग जो इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। तो वो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है हमने कि हमारे पास जो चीज है वो एक प्रॉपर उसका एक वे हो, उसको किस तरह से यूज करना है, किसने यूज करना, और उस उसको हम साइंटिफिकली साउंड किस तरह से उसको बना सकते हैं। themselves in keeping with the principles of self reliance with the resources and the country, oh sorry, and the community can afford। और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो कि कम्युनिटी अफोर्ड कर सकती है, ताकि उनकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो एक प्रॉपरली अच्छे से उसको, गोल को, वो टारगेट को रिसीव कर सके। और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है जो कि उनके टारगेट को, या जो उनकी स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स है उनको प्रॉपरली हम उसको, उस क्राइटेरिया को मीट कर सके। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग विच नीड शुड बी एड्रेस, ऑब्वियसली हर एक डिजीज का अपना एक एस्पेक्ट होता है, हमने उसको किस तरह से डील करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद हो कि हम उन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिकली वैलिड होनी चाहिए, adapted to local needs, acceptable to users and recipients, and maintainable with local resources। इसमें भी सिंपल वो टेक्नोलॉजी का बता दिया कि वो इफेक्टिव किस तरह से होती है जब ये सब चीजें उसकी ठीक होती हैं या अवेलेबल होती हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एजुकेशन कंसर्निंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी सिर्फ मैं इसको समराइज करूंगी कि एजुकेशन है। और ये इन्होंने कुछ हेडिंग्स दी हैं, मतलब जो भी अब मेथड्स जो हमने पीछे पढ़े थे ना, आई थिंक प्राइमरी हेल्थ केयर के, तो वो सिर्फ मेथड्स, और उसमें आपने सिर्फ ये चीजें लिखनी है।
आप अभी जब हमारी फिजिकल क्लास होगी तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। मेथड्स लिखने हैं तो आपने वो जो पीछे मेथड्स में जो लाइंस लिखनी है ना, सिर्फ वही लिखनी है। और अगर एलिमेंट्स आएंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के, तो आपने इनकी डेफिनेशन ऐसे जैसे ये हाईलाइट हुई है ऐसे लिख के, और उसके बाद ये पूरी लाइन लिखनी है सेम एज इट इज जैसे मेथड्स में है। तो ये सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी उन्होंने डेफिनेशंस बीच में ऐड कर दी है। ये भी एलिमेंट्स है। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंस इट्स क्रिएशन इन 1947, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, has had mixed success in establishing its health portfolios during the ensuring decades. Scientific careers and thoughts have been experienced and characterized by inequity, urban, rural distributed। वही है कि जब इंडिपेंडेंस आई है उसके बाद इन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया और इस पे काम किया। और जो हमने अभी ये रूल पढ़ा था एंड मैटर डिक्लेरेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, इस पे काम किया और लोगों की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया। प्रॉब्लम्स को उनको एलिविएट करने की कोशिश की और उस पर काम किया, और जिस पे स्टिल अभी तक काम चल रहा है। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर के मेथड्स, एलिमेंट्स एंड गोल्स एंड टारगेट्स हैं वो अचीव किए। तो ये सब आपको याद करना है। सिंपल, ये भी वही पुरानी बातें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। सो दीज आर दी रेफरेंसेस। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग एक दफा प्लीज इस पूरी स्लाइड्स को रिव्यू कर लीजिएगा, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे ज़रूर पूछे और मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगी। और ये आपके लिए मैंने कोड डाली थी, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, और इस पे हम फिजिकल क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच for today's session. God bless you. Bye bye.